तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। गांव के सारे लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में जाने लगे थे। अरे सभी लोग जल्दी करो, अंधेरा हो चुका है, वरना काले सब तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगा। जल्दी से घर के अंदर जाओ, दरवाजे बंद कर लो ताकि काला साहब घर के अंदर ना आ पाए। अरे हाँ भाई, मैंने भी सुना माउंटेन के अंदर जो गॉड टेम्पल है उसके अंदर जाके काला साहब ने 2 लोगों को खा लिया है और उनमें से एक तो ताओसिस्ट भी था। अभी दूसरा गाँव वाला कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में उसने अभी किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन आजकल मुर्गियाँ और गाँव के बतखें बहुत ज्यादा गायब हो रही है। तभी हमें गाँव के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। इस बच्चे को याद रखना है, ये कहानी में आगे भी काम आएगा। वो अपने पापा से कहता है कि पापा क्यों ना हम मुर्गियों को अपने घर के अंदर ले जाए जहाँ पर हम सोते हैं। थोड़ा सा स्मेल करेगा लेकिन इससे तो सांप से बची जाएंगे। तब उसके पापा कहते हैं कि हाँ ये सही है, वो काला सांप खा ली, इससे अच्छा है कि हमारा नुकसान हो जाए, हम अपने बतखों को और मुर्गियों को घर के अंदर ही लेके चलते हैं। चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। तभी हमें उस टेम्पल में 2 आंखें दिखाई जाती है जो अब तक नहीं था। हमें जानने को मिलता है कि इसी टेम्पल के अंदर वो सांप है। हमें जानने को मिलता है कि इसी टेम्पल के अंदर वो सांप यहाँ पर बैठा था। वो कब से इनकी बातें सुन रहा था और वो कहता है, लगता है जिस काले सांप के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं कितना ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा डरावना हूँ। क्या मैं डरावना हूँ? लेकिन वो दोनों लोग जो कुछ दिन पहले आए थे, जिनके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, हाँ ये सच है कि मैंने उनको खा लिया था। जिसके बाद वो हमें बताता है कि क्यों उसने वो 2 लोगों को खा लिया था। तो कुछ टाइम पहले माउंटेन टेम्पल में एक इंसान आया था और माउंटेन गॉड के सामने घुटनों को बल बैठ के बहुत जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि उसके पास एक बहुत महंगी हर्फ थी जो कि कल्टीवेशन के दौरान और लाखों साल मेहनत के बाद वो हर्फ बनती है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा था और किसी वजह से वो हर्फ उसके पास से खो गया था। वो गॉड के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है, उसे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब मुझे ह्यूमंस की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। जिस तरीके से माउंटेन गॉड के सामने रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, मुझे उस पर काफी ज्यादा दया आ रही थी। उसका दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे शांति देने के लिए मैंने उसे निगल लिया। मैं जब उसको खा ही रहा था तब वो उसका दूसरा पर्सन आ जाता है। उसे भी देख के लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पेन में था, वो काफी ज्यादा दर्द में था, जो कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन उसका चेहरा देख के मुझे फील हो रहा था। जबकि हमें और पता चलता है कि जब वो दूसरा इंसान आता है तब उस काले सांप को कहता है कि तुमने जिसको निगला है मैंने उसको 10 साल पाला और उसके अंदर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। काले जानवर तुम उसको जल्दी से थूक दो। तब वो काला सांप फिर से कहता है कि वो कुछ तो कह रहा था लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा देख के लग रहा था कि हाँ उसको भी शांति चाहिए। तो मैंने 2 दुखी लोगों को एक जगह पर मिला दिया और जब मैं इन दोनों को निगल रहा था तब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। इन दोनों को निगलने के बाद मैं केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि मेरे पास इंटेलिजेंट भी आ गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा समझदार भी हो गया, लाइक आइंस्टाइन। के बाद मैंने काफी ज्यादा और बहुत सारी चीजों को सीखा जो कि इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे ये भी मालूम पड़ा जो काले कपड़े पहने लोग मेरा पीछा करते थे वो सांप पकड़ने वाले एक संप्रदाय से थे, पकड़ के कल्टीवेटर थे जो सांपों को पकड़ के कल्टीवेट करते थे। एक बार तो मैंने उन्हें एक बहुत बड़ा पाइथन को भी शिकार करते हुए देखा था, क्योंकि इसके बाद जो कल्टीवेटर होते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते थे। कल्टीवेटर जितना ज्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज्यादा अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे। IQ रिफाइनिंग स्टेज, फाउंडेशन स्टेबिलिटी स्टेज, कोर फॉर्मेशन स्टेज और भी सारे कल्टीवेटर थे जो कि वो लोग कल्टीवेट करके काले सांप की तरह अपने पावर को बढ़ाते थे। पिछली बार जब वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली था कि मैं वहाँ से बच गया। देखो मैं कितना ज्यादा डर के मारे कांप रहा था। ह्यूमंस बहुत ज्यादा सच में डरावने हैं। कल्टीवेटर तो उनसे भी ज्यादा कहे गुजरा बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब इतनी मुश्किलों के बाद मेरे पास अकल आ चुकी है तो मैं अब जीना चाहता हूँ, मैं सरवाइव करना चाहता हूँ। शिकारी चिड़िया और इंसानों को खाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं कुछ मुर्गियाँ चुरा लूँ और अपना काम अच्छे से निपटा लूँ। अभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और वो कहता है कि मुझे फिर से भूख लग चुकी है। तब वो अपना दिमाग लगाने लगता है और वो कहता है कि आजकल मुर्गियाँ और बतखें चुराना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और उससे मेरा पेट भी नहीं भरता, मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। वैसे मैंने सुना है कि चिंगजिया टाउन के अंदर एक अमीर परिवार है जो कि सुअर पाल रहा है, मुझे वहाँ पर जाके देखनी चाहिए। अब वहाँ से जाते हुए उसे एक तस्वीर पर नजर पड़ती है। तब वो कहता है अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो वो लोग अपने आप को कुछ नाम से बुलाते हैं, तो शायद मुझे भी अपने आप को एक नाम देना चाहिए। मुझे सूजियान की कहानी बहुत ज्यादा पसंद है और लोग मुझे भी काला सांप करके बुलाते हैं, तो मैं अपने आप को कहूँगा जू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता हमें देखने को मिलता है कि ये मुर्गी चोर सांप पहुँच चुका था अब सोरो के अड्डे पर। इसके बाद वो सोते हुए सोरो को देख के कहता है कि इतने बड़े बड़े सोरो को देख ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है, और घर की ओर देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि घर के सारे लोग सो चुके हैं, तब तो मुझे देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तब हमें देखने को मिलता है कि वो एक एक करके सारे सोरों को खाने लगता है, और जब इसकी वजह से सारे सोर लोग इधर उधर भाग रहे थे तब वो सोरों को कह रहा था कि नॉइस मत करो वरना ह्यूमंस जाग जाएंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तभी उसे देखने को मिलता है कि एक सोर अपना जगह छोड़कर दूसरी ओर भाग रहा था। तब उसे कहता है कि अब लगता है
कि तुम्हें सबसे पहले खाना पड़ेगा। अब उसे खाने के बाद उसका पेट भर जाता है, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था और अभी सुबह होने में भी काफी ज्यादा टाइम था। तो वो कहता है कि जब तक ह्यूमन जगेंगे तब तक मैं एक नींद मार लेता हूँ। जाने से पहले मैं थोड़ा सा सो लूंगा तो पचाने में थोड़ा सा आसानी होगी। जिसके बाद वहाँ पर सो जाता है। तो आधी रात को बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोया होता है, तभी उसे कुछ नॉइज आती है। मैं कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक औरत को चुरा रहे थे। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि बड़े भाई से मारना बंद करो, ऐसा लग रहा है कि चेंग फेंग अभी अब सांस नहीं ले रहा है। दूसरा बंदा कहता है तो नहीं ले रहा है तो उसमें मैं क्या करूँ, यही सजा होती है जब जब तुम अपने योंग मास्टर की वुमेन को चुरा लेते हो। ये योंग मास्टर क्यू की गर्लफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रहा था। तब इन सब की आवाज सुन के है कि आंखें खुल जाती है। वो धड़बड़ा के उठता है और कहता है नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था, लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। बाप रे, ह्यूमंस तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे पहले मुझे छुप जाना चाहिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो सूरों के झुंड में जो छद्दा बना था उसके अंदर जाकर छुप जाता है। दूसरी तरफ से वो लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि इसे ले जाकर उन सूरों के झुंड के ऊपर फेंक दो। जबकि है ऊपर से छुप के सब देख रहा था और वो कहता है अभी के लिए तो मैं यहाँ पर छुप गया हूँ, आशा करता हूँ कि ये लोग मुझे पकड़ ना पाए। अब वो लोग उस बंदे को ले जाकर सूरों के झुंड के बीचों बीच फेंक देते हैं। बंदा काफी ज्यादा खून में लथपथ था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था। पहला बंदा कहता है कि बड़े भाई तो पूरी तरीके से सांस लेना बंद कर दिया है। अब दूसरा बंदा उसे कहता है तो क्या हुआ, अगर ये सांस लेना बंद कर दिया तो जैसे इंसान को सूरों को बीच मार के फेंक देना ही अच्छा होगा ताकि सूर इसे खा जाए। चलो हम यहाँ से चलते हैं, ये सूर काफी ज्यादा बदबूदार है। अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो बंदा उसे कहता है बड़े भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज सूअर कम क्यों दिखाई दे रहे हैं। उनके जाने के बाद ये अपना सर निकाल के देख रहा था और उस इंसान को देखते हुए कहता है ये तो मर गया है, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा बैड लक है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि वो सुअर उस इंसान को सूंघ रहा था। तब अचानक से उस इंसान ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर है भी शौक हो जाता है और उसे देख के वो कहता है अरे मोरी मैया, ये तो अभी तक जिंदा बा, का ये ज़ॉम्बी हो गइल बा। जबकि वो बंदा कहाँ से उठता है और उठ के चिल्लाने लगता है और कहता है कि फाइनली मैं रिकार्नेशन हो चुका हूँ। होस्ट का नाम भी सेम है, चेंग फेंग। ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो गया, लेकिन सेम नेम से फिर से पैदा होना बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इस इमोर्टल बॉडी के अंदर उसने कब्जा कर ही लिया है। तो अब मेरे अंदर वो पावर आ चुकी है कि मैं सबसे बदला लूंगा, मैं एक एक से बदला लूंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि है उसे देखते हुए कहता है कि हाँ ये किससे बात कर रहा है। तब वो बंदा फिर से अपने आप से बात करते हुए कहता है कि जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं कारोबार नहीं संभालता तो तुम अभी तक मर चुके होते, लेकिन ये सब चीजें मुझे रोक नहीं सकता। अब इस बंदे के बारे में हमें आगे अच्छे से मालूम पड़ेगा कि ये अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए और तुम तो मुझे देख ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ से निकलने के बजाय वो जोर से चिल्ला देता है, जिस वजह से उसकी हिस्स की आवाज उस बंदे तक पहुँच जाती है और वो बंदा इसे देख लेता है। वो कहता है कि रूफ के अंदर एक मॉन्स्टर है। अब वो बंदा हे को देख लेता है। तब वही कहता है धत तेरी की, मैंने अनजाने में चिल्ला दिया, अब तो इसने मुझे देख लिया है और इसने कहा भी है कि ये इमोर्टल है। तो अब मैं क्या करूँ, क्या ये हाई लेवल कल्टीवेटर हो सकता है या फिर कोई सांप पकड़ने वाला है। बाप रे, इसे देख के तो लग रहा है कि ये सचमुच का सांप पकड़ने वाला है। लगता है कि अब मेरा अंत आ चुका है। जबकि हमें उसी बंदे को देखने को मिलता है कि वो सूरों के झुंड के पास वाले जगह पर जाकर बैठ जाता है और वो कहता है एक लो लेवल स्पीड बीस्ट, इसको पकड़ना भी वर्थलेस है, जिससे मेरा कल्टीवेशन भी पूरा नहीं होगा। मुझे अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपने आप को अच्छी तरीके से हीलिंग कर लगता है। उसी हीलिंग से अपनी पावर की वजह से उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। मैं अपने आप को हील करूंगा और अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर लाऊंगा कि वो सब मुझसे डर के ऐसे ही भाग जाएगा। किसने सोचा होगा डीमन गॉड का जो कुल ड्रोन होगा वो सुप्रीम ट्रेजर मेरे पास होगा और मेरे साथ ही वो रिकार्नेशन हो जाएगा। ये डिवाइन पावर मेरे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा, जिस वजह से मैं अमर हो जाऊंगा और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। वो बंदा अपनी अंदर से सारी ऊर्जा बाहर निकाल रहा था, जिस वजह से हे के ऊपर सारे प्रभाव पड़ रहे थे। तब हे को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो कहता है अरे यार, मेरी पूरी बॉडी तो जल रही है, अब ये सांप पकड़ने वाला तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ये तो मुझे मार ही डालेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे सुअर को चोरी करते हुए देख लिया था, जिस वजह से मुझे अब मारना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहता, अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे मरने का इंतजार तो नहीं कर सकता। सूअर के क्या वापस कर दूं? लेकिन उनमें से तो कुछ को मैं पचा भी चुका हूँ, अब मैं वापस कैसे करूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? जबकि वो बंदा अपनी अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, कहता है हेवन और अर्थ की चेस बोर्ड पावर, सारी शक्ति और ऊर्जा वापस में एक साथ बाहर हो। इस लाइफ में मैं हूँ चैंग फेंग और इस दुनिया को मैं कॉन्कर करूंगा। अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकाल ही रहा था, तब यहाँ पर है उसे कहता है हाँ, तुम इस दुनिया को कॉन्कर कर लोगे, लेकिन मेरे कदमों के नीचे अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ा,
जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद उसे एक झटके में निगल लेता है और फिर कहता है मैंने कर दिया लेकिन मेरे पेट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, मतलब कुछ हलचल मच रही है। लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े हट्टे कट्टे इंसान को निकला है तो कुछ तो अजीब सा लगेगा ही। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जबकि हम उसी वंदे चेंग फेंग को देखते हैं जो कि अभी चेई के फेट में था। वो कहता है लो स्पिरिट बीस्ट जिसका भी लेवल फर्स्ट है उसने मुझे बिना चैलेंज दिए निकल लिया। क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? सेल्फ ट्रांसफॉर्म नाम का कोई चीज भी होता है। मैंने तुमको एक चांस दिया था यहाँ से भागने के लिए, लेकिन तुमने इसे नहीं लिया और ऊपर से तुमने हिम्मत की मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तुमने अब अपनी मौत को पूछा है। इसके बाद वो अपने सेलो अटैकिंग कल्टीवेटर को रिलीज करता है। इस वजह से यहाँ पर हेई को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो कहता है चिल्लाते हुए क्या अभी तक ये आदमी मेरे पेट के अंदर मरा नहीं है? मुझे लगता है कि ये कब का मर चुका होगा, लेकिन ये मेरे पेट के अंदर कबड्डी खेल रहा है। और जैसे जैसे कबड्डी खेल रहा था हेई को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तब हमें दिखाया जाता है चेंगनू का इसका डीमन कोर मिल जाता है। तब वो उसकी डीमन कोर को निकालने लगता है। ये बात जब हेई को पता चलती है तब वो चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सांप पकड़ने वाले बहुत ज्यादा गलत होते हैं और बहुत ज्यादा घटिया होते हैं। क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकता क्योंकि उसने मेरा डीमन कोर को बाहर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो पूरी तरीके से छटपटा रहा था और वो पूरी तरीके से छटपटा के एक टाइम पर गिर जाता है और वो कहता है मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ। मैं अपने डीमन कोर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा था। मैंने बहुत ज्यादा बुद्धिमानी हासिल की है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि मैं इस तरीके से मर जाता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। सूअरों को चुराना और इसको खाना मुझे बहुत ज्यादा दुख देता है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, वरना अगर मुझे पता होता कि सूअर को खाने से मैं मर सकता हूँ तो मैं कभी भी चोरी नहीं करता। जबकि हम देख सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर अभी भी चेंग फेंग जिंदा था और उसके पेट के अंदर के मांस को खाते हुए कहता है इवन तो मैं यहाँ पर अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कुछ सांपों का मीट खाने से मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी और मेरी बॉडी रिकवर होने में काम आएगी। लेकिन तभी वो अपने सामने अपने उसी डीमन कुंडल को देख पा रहा था जो कि अचानक से उसके सामने अपीयर हो गया था। वो कुंडल उसकी बॉडी के अंदर कुछ कलेक्ट करने लगता है। उसे देखकर फिर कहता है कि अचानक से ऐसे कैसे अपीयर हो चुका है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि वो कुंडल काफी ज्यादा चमक रहा था। तभी चेंग फेंग के सामने वही कुंडल अपीयर हो जाता है। अब की बार उस कुंडल के अंदर फेंग का बॉडी भी था। यहाँ पर दोनों सोल मिक्स हो चुकी थी जो कि चेंग फेंग भी देख लेता है और वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कुंडल उस बीस्ट का जो डीमन कोर है उसको ऑब्जर्व क्यों कर रहा है। ये मेरा डीमन गॉड कुंडल इस बीस्ट को हेल्प क्यों कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रिएचर था यानी कि जो बीस्ट सांप था वो कोई मामूली सांप नहीं था। जबकि हमें देखने को मिलता है कि जो डीमन गॉड का कोर था वो सारा कोर वो उसके अंदर सोखने लगता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी की जितनी सारी एनर्जी थी और जो खुद था मतलब चेंग नहीं, उसको भी वो सोख रहा था वो कुंडल। और हे की जितनी बॉडी चित्रे उड़ चुके थे जो कि इधर उधर फैले हुए थे कटके, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। कि चेंग पे चिल्लाते हुए कहता है लेकिन मैं तो इमोर्टल था, लेकिन मैं क्यों मर रहा हूँ? और वो धीरे धीरे करके वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जबकि हमें देखने को मिलता है कि फेई की सारी बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी और उसकी जो बॉडी थी वो छोटा होते जा रहा था और ये देख के सूर काफी ज्यादा डर रहे थे। इसी के साथ ही पहला चैप्टर खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूर उसकी बॉडी को खाने की कोशिश कर रही थी जो बॉडी रिकवर हो चुकी थी पूरी तरीके से। अब उसे दर्द हो रहा था इसलिए वो काफी जोर से चिल्ला के उठता है और उनसे कहता है मेरे पूंछ को खाना बंद करो वरना मैं तुम लोगों को एक बार में निकल जाऊंगा। पागल सूअर, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हाँ, एक मिनट रुको, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? मुझे अच्छे तरीके से याद है उस इमोर्टल ने मेरे डीमन कोर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। डीमन कोर हर डीमन का कल्टीवेशन का आधार है, इसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अब नहीं बचा हूँ। तब हम देखते हैं कि वो मायूस होकर मिट्टी के नीचे अपना सर को दबाने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है लेकिन एक मिनट रुको, अगर मेरा डीमन कोर खत्म हो चुका है तो अभी तक मैं जिंदा कैसे हूँ? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डीमन गॉड का जो कुंडल था जिसके बारे में चेंग फिक बात कर रहा था? तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस कुंडल की वजह से मेरी जो डीमन कोर है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है? उस डीमन कुंडल की वजह से मेरी लाइफ बच चुकी है। वो हैरानी से अपनी पूरी बॉडी को देखने लगता है, लेकिन जब वो देखता है तब तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन कुंडल की वजह से न केवल मेरी लाइफ बची है बल्कि मैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर भी देख सकता हूँ। मतलब मेरी बॉडी के अंदर भी क्या है मैं देख रहा हूँ, बल्कि आसपास मेरे सराउंडिंग में जितने सारे चीजें हैं मैं उनके अंदर भी झांक पा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो बस कल्टीवेटर कर सकते थे, लेकिन अभी मैं भी कर सकता
सकता हूँ और अभी मैं अपनी आंखें बंद करके भी सारी चीजों को क्लियर तरीके से देख पा रहा हूँ। अब तो मेरे लिए शिकार करना और उन ह्यूमन से बचना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुको, बस यही चीज नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर ह्यूमंस की सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि उसकी पूरी बॉडी का अंदर जो 7 चक्र थी वो एक्टिव हो जाती है, जिसे जानकर ये भी हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, अभी अभी जो योंगमिन मरा है उसका जो कल्टीवेटर पार्ट था मैं साफ साफ देख सकता हूँ। शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे निकाल लिया था, लेकिन मेरा सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसको अभी तक फिक्स नहीं किया है। तब वो अपनी पूरी बॉडी को समेटने लगता है और वो कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मेरी पूरी बॉडी को हील कर रही है। मुझे जल्दी से मेडिटेशन का ट्राई करना चाहिए ताकि मेरी पूरी बॉडी कल्टीवेशन के दौरान ठीक हो जाए। लेकिन जब वो कल्टीवेशन कर रहा था तब उसी दिमाग के अंदर चेंगनू आता है और वो कह रहा था, हेवन और अर्थ के बीच में जो कल्टीवेशन लेवल है और जो कर्ज है, कर्ज बोर्ड को एक बार हासिल करने से पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी। और एक बार तुमने उसको हासिल कर लिया तुम अपने डीमन कोर को भी हिला सकते हो। तब वो वही करने लगता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तो इधर कल्टीवेशन करने के बाद वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। केवल उसकी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी थी बल्कि वो काफी ज्यादा यंग भी दिख रहा था। तब वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया कि थोड़ी देर के अभ्यास के कारण मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्पिरिचुअल हेवन हर्ब्स को खा लिया है, जिस वजह से मेरी पूरी इंजरी ठीक हो चुकी है। ये मैनुअली इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कल्टीवेशन मिक्स था। तब वो सोचने का नाटक करने लगता है, यानी कि अपने आप से सोचने लगता है और कहता है, मेरा डीमन कोर तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन उसको किसी वजह से मुझे उसे वापस लाना पड़ेगा। लेकिन मैं उसे कैसे लाऊं? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कुंडल था वही मेरा नया डीमन कोर बन चुका है? लेकिन चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर मुझे एक रेस्ट के लिए अच्छी से जगह ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपने कल्टीवेशन के बारे में सोच सकूं। मुझे अब शक्तिशाली बनना पड़ेगा, मैं आसानी से ह्यूमन के साथ पंगा नहीं ले सकता, ह्यूमन बड़े खतरनाक होते हैं। उसके जाने के बाद सुन के वो सो राहत का सांस लेता है, लेकिन से शायद ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अब तक उसकी नजर पड़ चुकी थी की नजरों में और वो कहता है, जाने से पहले मेरा पेट भरना भी तो जरूरी है ताकि मैं कल्टीवेशन अच्छे से कर पाऊँ। जिसके बाद हमें कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेई नहा रहा था झरने के पानी से। वो अपनी पूरी बॉडी को रगड़ रगड़ के नहा रहा था, लेकिन उसका खोसा जो था वो एक खरगोश था। कसम से मानो बहुत ज्यादा फनी है, आगे देखते जब आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। वैसे तो ये कभी नहाते नहीं थे, लेकिन जब से उसने उस चेंग फ्राई को खाया था तब से इसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आने लगे हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा नॉलेज भर चुका है और ये टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को साफ सुथरा और कल्टीवेशन करने में भी टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डीमन कोर के अंदर जो सिस्टम था वो अब बहुत ज्यादा डिवाइन पावर से एक्टिव हो चुका है। जिस स्टेज में ह्यूमन होते उसी स्टेज में अभी फेई आ चुका है, जिस वजह से अपनी कल्टीवेशन और ह्यूमन दोनों कोर को सुरक्षा करने के लिए उसे करना पड़ रहा है, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि उसका मन कर रहा है सब करने के लिए। और ये जो डीमन कोर के स्टेज है इनके भी नाम होते हैं, जैसे पहला स्टेज का जो नाम होता है वो होता है स्पिरिचुअल स्टेज, फिर आता है स्टेबल स्टेज, फिर आता है डीमन कोर फॉर्मेशन स्टेज, जो सबसे बड़ा और पावरफुल होता है वो होता है नेस्ट एंड सोल स्टेज। और अभी जो फेक का स्टेज होता है वो होता है स्पिरिचुअल स्टेज, यानी कि अब ये फर्स्ट स्टेज पर ही अटका पड़ा है। अब ये जो लास्ट बीस्ट होता था और जो स्पिरिचुअल सोल होता था वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, तो इसकी लालसा वही को भी हो चुकी थी। उसके मन के अंदर भी ये लालसा आ चुकी थी कि वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट बनेगा, और अगर उसे अपने जीवन को जीना पड़ेगा और फुल तरीके से हंटिंग बंद करना पड़ेगा तो सबसे पहले उसे कल्टीवेशन करना होगा। तो अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो कल्टीवेशन करेगा और इस दुनिया का सबसे खतरनाक बीस्ट बनेगा। अब जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत दिनों तक गुफा के अंदर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो काफी दिनों से कल्टीवेशन कर रहा था। अब वो कहता है, मैंने देखा है जब से मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है ये न केवल मेरी पूरी बॉडी को रिकवर करी है बल्कि मुझे ऊर्जा भी दे रही है, और इससे तो मेरे पेट के अंदर जो गंदगी थी वो भी साफ हो चुकी है, और उसके बजाय मुझे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है, मुझे पसीना भी आता है। 1 हफ्ता हो चुका है मुझे कल्टीवेशन करते हुए, मैं काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूँ, मेरे तो काफी बड़े बड़े सींग भी बाहर आ चुके हैं, मैं तो अब काफी ज्यादा खतरनाक और राजसा ही दिख रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं 50 साल का कैसे हो गया हूँ? 6 सेंटीमीटर, मुझे तो और बड़ा होना चाहिए था जब मैंने अपनी स्किन को छोड़ा था, लेकिन मैं 1.5 फुटिया कैसे बन गया? मैं 33 का था और अब मैं देखो 6 फुटिया हो चुका हूँ। गुस्से में तो काफी लाल पीला हो रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक बर्ड नजर आती है जिसे देख के कुछ उसे अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद वो सीधा निकल जाता है उसे। चाहे जो भी हो जाए, मैं छोटा तो हूँ लेकिन मेरी पावर स्पीड काफी ज्यादा तो बढ़ चुकी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मेरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुकी है और मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो खिंचाव है वो काफी हद तक कम हो चुका है।
इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छा और बड़ा शिकार तो करने में कामयाब हो ही सकता हूँ। और ये बात मुझे यकीन हो चुकी है, वो जो कुंडल था वो मेरी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है और अब से वही मेरा डीमन कोर है। मैं इस कुंडल को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बॉडी के अंदर समा चुकी है और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसे तोड़ने में भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन ऊर्जा की खर्च तो बहुत ज्यादा हो रही है। वो बेचारा इधर उधर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बढ़ने की बजाय उल्टा घट रही थी। लेकिन तब उसके बाद वो थक हार के बैठ जाता है और वो कहता है, जो आर्ट है ये मुझे अलाउ करती है हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी इकाई हुई की वो एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन ये एब्जॉर्ब करना ही बस एनफ नहीं होगा। लेकिन मैं बिना रिसोर्स के वगैरह कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मुझे अगर कल्टीवेशन करना पड़ेगा तो मुझे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इतना ज्यादा ऊर्जा लाऊं कहाँ से? तभी कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक खेत के अंदर एक सुअर दिखाई देता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस सुअर को खेत में देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कल्टीवेशन सिस्टम के अनुसार अभी मैं पहले पड़ाव पर हूँ, यानी कि स्पिरिचुअल स्टेज के अंदर हूँ। ये सुअर तो काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि मेरा स्टेज अभी पहला स्टेज है और ये बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। शायद मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ। लगता है कि आज मुझे टेस्टी खाना मिलने वाला है। इसके बाद वो अपने मुंह में और कुछ अपनी पूंछ में पत्थर को उठा लेता है और वो कहता है कि इस पत्थर से मैं इसको मार मार के मार ही डालूंगा। धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास जाने लगता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ इसने अभी तक मुझे नहीं देखा है। मैं बहुत ज्यादा इसके क्लोज आ चुका हूँ। बस मेरा मील मेरा पास ही है। लेकिन जैसे वो सुअर के नजदीक पहुंचता है वो सुअर को भनक लग जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी ओर देखता है। डर के मारे इसके मुंह से पत्थर गिर जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा वाटरमेलन है, गुड गुड खाओ खाओ मैं जाता हूँ। लेकिन अब वो उससे पहले कुछ सोच पाता। वो सुअर इतनी जोर से दहाड़ मारता है, ये बेचारा रोते हुआ सॉरी गाइस, ये मानो है इतना ज्यादा फनी कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बेचारा वहाँ से रोते हुए भागता है और कहता है कि अगर यहाँ पर मैं रुका तो मेरे यहाँ पर कचुम्बर निकले में टाइम नहीं निकलेगा। जब वो वहाँ से भाग रहा था उसे कह रहा था कि तुम इतना ज्यादा क्रीपी क्यों हो, कम से कम छोटे बच्चे को तो मत डराओ। लेकिन वो भागते भागते एक जगह पर जाकर रुक जाता है क्योंकि आगे का कोई रास्ता नहीं था। तब वो ठानता है कि नहीं, अब वो नहीं भागेगा। वो अपनी पोंछ के अंदर बहुत सारे पत्थर को इकट्ठा कर लेता है और वो कहता है, अगर ऐसे में भागता रहा तो मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग पाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगा के इसे मारना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। वो पूरी जान लगा के उसको पत्थर फेंकता है और उसे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा सुअर के बच्चे। सबसे पहले मुझे इसे इंजोर करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लगातार पत्थर पर पत्थर फेंके जा रहा था उस सुअर के ऊपर और एक टाइम पर ऐसा आता है कि वो सुअर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है। क्या ये सच में मर चुका है? हाँ सच में? अरे वाह, ये तो सच में मर चुका है। वाह, मैं तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। जो जंगली सुअर होते हैं वो काफी ज्यादा नाटकखोर होते हैं और वो काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मरने का नाटक कर रहा हो और मैं उसके पास जाऊँ और वो मुझे लुढ़का दे? मुझे सबसे पहले उसके और ज्यादा पत्थर मार के देखना पड़ेगा, क्या वो जिंदा है या फिर सचमुच का मर चुका है। फिर से वो काफी लगातार उसके ऊपर पत्थर बरसाता है, लेकिन जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो पूरी तरीके से मर चुका है तब वो राहत का सांस लेता है। अच्छा हुआ कि मर चुका है, वरना अभी मैं मर जाता। ये मैं ऑलमोस्ट आज मरने ही वाला था। लेकिन रुको, सबसे पहले मुझे श्योर करना पड़ेगा कि सचमुच का मर चुका है कि नहीं। तब वो उसे पूंछ से उल्टा पुल्टा के इधर उधर देखता है, लेकिन वो सुअर सचमुच का मर चुका था। जिसके बाद वो खाने लगता है और वो कहता है, यम्मी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं अब आराम से कॉन्फिडेंस से खा सकता हूँ। ये सुअर तो उन सुअर जैसा ही टेस्टी है जो कि मैंने पिछले दिन चुरा के खाया था। लेकिन तभी खाते खाते उसके मुंह में अजीब सा टेस्ट आ जाता है। जब वो उगलता है तब उसे देखने को मिलता है ये तो सुअर का डीमन कोर था। इसका स्वाद तब बहुत ज्यादा बेस्वाद था। लेकिन एक मिनट, ये क्या सुअर का डीमन कोर था? तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये था कि ये सुअर, मतलब ये जो जंगली सुअर था वो कोई आम जंगली सुअर नहीं था, इसके अंदर डीमन कोर था। और जो डीमन कोर होता है वो तुम इसे आसानी से कंज्यूम नहीं कर सकते वरना तुम्हारा पेट भी फट जाएगा, यानी कि इसे कच्चा कंज्यूम नहीं करा जा सकता। तुम्हें इसे खाने से पहले इसे एक पिल्स में बदलना पड़ेगा, लेकिन इसे नहीं पता कि इसे पिल्स में कैसे बदलना है मुझे। जंगल के अंदर जो शिकारी होते हैं अपने शिकार को उसके मूल भाग के साथ ही खा जाते हैं, लेकिन अगर डीमन कोर को कच्चा ही खा लिया जाए और वो अंदर जाकर विस्फोट हो जाए तो क्या जो जानवर होते हैं वो सबसे पहले विलुप्त ना हो जाएंगे? लेकिन एक सेकंड रुको, मेरा ज्यादातर नॉलेज इंसानों में से आता है। जो इंसान और जो जानवर है वो दोनों अलग अलग है और इनकी पूरी बॉडी भी अलग अलग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तो अब टाइम आ चुका है कि मैं इसे खा लूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो सुअर का डीमन कोर होता है वो सीधा उसे निगल लेता है, लेकिन उसे निगलने में काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उसे निगल ही लेता है। लेकिन जब वो उसे खा लेता है उसकी स्टमक जो होती है वो पूरी तरीके से भर चुकी होती है और उसे काफी ज्यादा हॉट भी फील हो रहा था। तब वो कहता है, ऐसा लग रहा है वो जो डीमन कुंडल है वो इस डीमन कोर को
अपनी अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है और मुझे थोड़ा सा एनर्जी प्रदान कर रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉडी फूल रही है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आगे बढ़ रही है। ये सच में आ रहा है, वे वापस आ रहा है। अब वो इस पेन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जोर से चिल्लाता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि ये बड़ा हो चुका था, यानी कि वो अपने लेवल 2 कर चुका था। वो कहता है कि हाँ, मैंने सच में ये कर दिखाया, लेकिन मेरी जो पूंछ है वो तो गोल्डन कलर में चेंज हो गई है। तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पूंछ को हिलाने लगता है और वो कहता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी पूंछ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये आयरन की तरह बन चुका है। वो उसके पास से आवाज आने लगती है। वो डर जाता है और कहता है कि अब क्या हो चुका है यहाँ पर। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, हमें देखने को मिलता है कि वो वही लड़का था जो कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। एक डंडा लेके उसके सामने खड़ा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। ये देख कर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि एक ह्यूमन और ये भी एक बच्चा, अब तो ये मुझे पकाएगा कच्चा। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं जब वो पीछे मुड़ता है तब वो एक बच्चे को देख पाता है जो कि उसे मारने के लिए बिल्कुल उसके मुंह पर खड़ा था। ये उसे देख के निहारने लगता है और वो कहता है अरे यार, फिर से इंसानी बच्चा आ गया है। इसके पोस्टर तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन क्या ये बच्चा भी एक कल्टीवेटर हो सकता है? क्योंकि चेंग न्यू जैसा और एक कल्टीवेटर है जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। तब उसे लगने लगता है कि एक बच्चा भी एक कल्टीवेटर है और उसे मार के उसे कल्टीवेट करेगा। इसलिए उस बच्चे के अंदर भी उसे चेंग न्यू दिखाई देता है और चेंग न्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारा मीट को टेस्ट करूंगा, जिसके बाद मैं कल्टीवेटर कर पाऊंगा। तब वही कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इससे बचना पड़ेगा। तब वो पूरी ताकत लगा के दहाड़ मारता है और अपनी पूंछ से उस लकड़ी को तोड़ देता है। तुरंत ही वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ह्यूमन इतना ज्यादा डरावने क्यों होते हैं? मुझे सबसे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना उसके साथ ही आ जाएंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन उसे भागता हुआ देख के वो बच्चा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए अपने घर जाने लगता है। और घर जाने के बाद अपने डैड से कहता है पापा, वो जो काला सांप था उसने जंगली सुअर को मार दिया जिसने मेरी मॉम को मारा था, लेकिन वो मुझसे डर के यहाँ से भाग गया। अब उसके डैडू से कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जबकि हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेरी भाग रहा था। वो पूरी जान लगा वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है अरे ये लोग तो मेरे पीछा ही नहीं कर रहे, क्या वो बस एक बच्चा ही था जो कि आम बच्चा था? ये बहुत ज्यादा अजीब है। अब मुझे ये मत कहना कि वो बस एक नॉर्मल बच्चा था। जिसके बाद वो रेंगते रेंगते माउंटेन गॉड के टेम्पल तक पहुंच चुका था। अपने आप पर धिक्कार देते हुए कहता है मैं क्या कोई भ्रम में जिंदा हूँ? क्या मुझे कोई डिल्यूजन हो चुका है कि मैं बड़े लोगों से डर रहा हूँ? ऐसे कैसे चलेगा? मैं एक डीमन हूँ और मैं एक बहुत बड़ा बीस्ट हूँ, मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए था। बताओ भला ऐसे कैसे चलने वाला है? अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एक बहुत बड़ा बीस्ट कैसे बनूंगा? अगर मैं इंसानों से डर रहा तो फिर हो गया मेरा काम। अब जब मैं माउंटेन गॉड टेम्पल तक आ ही चुका हूँ तो क्या मुझे इंसानों की तरह जाके गॉड के पास प्रार्थना करनी चाहिए? चलो चल के पूजा कर ही लेते हैं अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि इसी जगह पर मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। तो क्या पता इस जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी हो। मैंने सुना है कि अपने अंदर को डीमन को कल्टीवेशन के दौरान तुम उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अपने अंदर के डीमन को ओवरकम करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रार्थना करना बहुत ज्यादा लाजमी लगता है। ग्रैंडपा माउंटेन गॉड, मैं यहाँ पर फिर से आ चुका हूँ आपके सेवा के लिए, लेकिन यहाँ पर खुशबू कहाँ से आ रही है? बड़ी अच्छी लग रही है। जबकि हम उसे देख पाते हैं कि बेचारा अपनी पूंछ के अंदर अगरबत्ती जला के गॉड की पूजा कर रहा था। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने अगरबत्ती जलाई कैसे? खैर छोड़ो। टेम्पल के अंदर आ रही स्मेल को स्मेल करते हुए जब वो गॉड के पास पहुंचता है तब उसे देखने को मिलता है कि उनके पास तो बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा हुआ है। फ्रूट के साथ साथ चिकन भी मिक्स था। अब इतना सारा चढ़ावा देख के तो उसके मुंह में लार टपकने लगते हैं। फिर उसी के साथ उस खाने में वो टूट पड़ता है और वो फिर कहता है संदेह है कि माउंटेन गॉड इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे और ये सारा व्यर्थ चला जाएगा। अगर ये खाना खराब होने से पहले मैं खा जाऊँ तो ये भी एक तरह की प्रार्थना हुआ और गॉड का हेल्प करना हुआ, तो मैंने सही किया है ना? गॉड भी इसे देख के बहुत ज्यादा हंस रहे थे और कहते हैं भुक्कड़ कहीं का। थाली के खाना खाने के बाद गॉड से प्रे करने लगता है और उसे कहता है मैं माउंटेन गॉड से प्रे करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे ओवरकम और मेरे इनर डीमन को ब्लेस दे, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर सकूँ सक्सेसफुली। मुझे आशीर्वाद दे के मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, मुझे आशीर्वाद दे के मैं हमेशा से ऐसे एलाइव और खुश रहूँ। तभी उसे अचानक से बाहर की तरफ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, प्लीज मुझे कोई बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। अरे मिस चमक चलो, कहाँ भाग के जा रही हो? किधर भाग रही हो? भाई कहता है अरे यार फिर से क्या आफत आ गई? ये लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भागते हुए टेम्पल के अंदर आ रही थी और उसके पीछे 2-3 गुंडे भी थे। तब उन गुंडों का जो बॉस था वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उनके साथ थोड़ा मजे करके आता हूँ। जबकि हाई उस मूर्ति के पीछे छुपा था। उस लड़की को भाग के इधर आते हुए देख के कहता है क्या ये औरत पागल है? यहाँ पर अपनी मौत को न्योता देने के लिए इस मंदिर के अंदर आ गई है। इसके अंदर तो बस एक ही दरवाजा है। जरा मेरी पावर का इस्तेमाल करके मुझे देखने दो यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर तो एक भी भागने का कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। मुझे देखने दो ये लोग यहाँ पर क्या करने
करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अपने विजन पावर का इस्तेमाल कर रहा था। उसे देखने को मिलता है कि वो मोटा आदमी उस औरत को पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका था और उस औरत से वो कह रहा था, आज तक मुझे किसी भी लेडी ने मना नहीं किया मेरे साथ। मास्टर काई के भी जो लेडी थी उसने भी मना नहीं किया। देखो मेरे पास मत आओ, दूर रहो और कुछ भी करने की कोशिश मत करो। कुछ करने से पहले तुम 2-3 बार सोच लो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी हेल्थ से भी बहुत बदतर बना दूंगी। भले ही मैं तुम्हें मार ना सकूं, लेकिन मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगी और खुद को खत्म कर लूंगी। अगर तुमने एक भी गलत कदम बढ़ाया तो सोच के देख लेना। कि इनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब उसे मालूम पड़ता है कि यंग मास्टर कोई के नाम तो उसने पहले भी सुना था। उसे उसी रात की बात याद आती है और ये जान के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तो क्या ये मोटा वेस वही है जिसकी वजह से चेंग फेंग को सोरो के वाइड में फेंक दिया गया था? इसी की वजह से चेंग फेंग को मार मार के अधमरा कर दिया गया था। मुझे जानकारी अच्छे से हासिल करना पड़ेगा, क्या वो वही बंदा था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था? लेकिन आराम से, कहीं ये बंदा मुझे नोटिस ना कर ले। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या वो गर्मी में है? इंसान भी बड़े अजीब होते हैं, उनका टॉर्च कभी भी ऑन हो सकता है। और एक हमारा देखो जो बस बसंत की ऋतु में ही ऑन होता है। जबकि हम देख पाते हैं कि वो बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब फिर ये सब देखते हुए कहता है, ये सब देखना कितना ज्यादा घिनौना है। मुझे लगता है कि अगर मैं उसे पहाड़ से फेंक दूंगा तो तुरंत ही मर जाएगा। कि हम देख पाते हैं कि वो मोटा वेस उस लड़की के हाथ से चाकू को छीन लेता है और उससे कहता है, लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही कि तुम अपने आप को मारने जा रही हो? इतनी एरोगेंट हो के मुझे ट्रीट कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मारूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा मजा चखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसे देखते हुए कहता है, अगर ये यंग मास्टर कोई है तो ये काफी ज्यादा मस्कुलर है। मुझे नहीं लगता कि इसके दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी अकल नाम की चीज है। वो लड़की चिल्लाते हुए उसे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे फोर्स कर रहे हो मेरे एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए और तुमने मेरे लवर चेंग फेंग को भी मार दिया है। अब तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, अगर मैं मर भी गई तो मैं भूत बनकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। कि हम फेई को देखते हैं जो कि उसी मूर्ति के पास बैठ के सब कुछ देख रहा था और जो कि उस मूर्ति का हाथ आधा टूटा हुआ था। तब फेई उनको देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इनको मारना अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये खाने के लिए नहीं है तो उनको मारना बेकार होगा। हर की देवता मुझे रक्षा करे और ये लोग जल्दी से अपना काम निपटा के यहाँ से चले जाए, ताकि मैं। जब वो अपनी बात पूरी करने ही वाला था तभी वो हाथ टूट के नीचे गिर जाता है। इस वजह से उन दोनों का भी ध्यान इधर की ओर भटक जाता है। कोई गैंग कहता है कि गॉड के पीछे क्या कोई छुपा है। तब वो लड़की सोच रही थी कि माउंटेन गॉड बड़ी रक्षा कर रहे हैं। कोई नहीं चिल्ला के जोर से कहने लगता है, माउंटेन गॉड के पीछे कौन छुपा है? जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की चिल्लाते हुए माउंटेन गॉड के पास जाने लगती है और कहती है, माउंटेन गॉड मेरी रक्षा करे, प्लीज मुझे बचा लो इनसे। वो बार बार गॉड के प्रे कर रही थी, लेकिन तब यहाँ पर फेई कहता है, अब मैं बहुत हो चुका, मैं अब सहन नहीं कर सकता। उस लेडी के सामने आ जाते वो भी अपना बहुत बड़ा मुंह लेकर, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। जो कोई फेंग था वो चाकू को बहुत ज्यादा हैरानी से पकड़े हुए था, वो भी नुकीले तौर पर। जैसे ही वो लेडी पीछे की ओर मुड़ती है डीमन करके पुकारते हुए, वैसे वो चाकू उसके पेट में घुस जाता है। ना चाहते हुए अब यहाँ पर कोई फेंग ने उस लेडी का मर्डर कर दिया था। डर जाता है वो चाकू को नीचे फेंक देता है और जोर से चिल्ला देता है। तब उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर क्या हुआ है यहाँ पर? वो अपने सामने उस लेडी को देख पाते हैं जो कि मरी पड़ी होती है। तब वो अपने यंग मास्टर को कहते हैं, वाह यंग मास्टर, आपने तो बहुत जल्दी अपना काम निपटा लिया। तब उनका यंग मास्टर चिल्लाते हुए उनसे कहता है, अरे गधो, यहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट आ चुका है, जल्दी से टेंपल के पीछे जाकर हमला करो। जब ऊपर की ओर देखते हैं तब तक वहाँ पर फेई गायब था। अरे वो डिमोनिक बीस्ट कहाँ पर गया? अचानक से कहाँ गायब हो गया? अगर दम है तो बाहर निकलो। तुम वहाँ पर माउंटेन गॉड के पीछे छुपना बहुत ज्यादा कायरता का काम है। तुम वहाँ से बाहर निकलो और यहाँ पर फन करना बंद करो। मैं सांप पकड़ने वाले सीट से आया हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे आज बैड लक है क्योंकि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ चुकी है, यानी कि मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, अब तुम बच के नहीं जाओगे। ये बात सुन के तो है कि पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, क्या सांप पकड़ने वाला सीट से आया है? कोई गैंग कहता है, कमीनो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके कलमुहों से ढूंढो, कमीना यही कहीं पर छुपा होगा। जाओ जाकर अच्छे तरीके से उसे छान मारो। जी मास्टर, हम लोग अभी उसे ढूंढते हैं। देखो अच्छे से देखो, वो स्टैचू के आसपास ही होगा। ये लोग है कि तो ढूंढ रहे थे, लेकिन है तो छुपा हुआ था और उसके पसीने छूट रहे थे। और वो कहता है, अरे भाई अब क्या होगा? वो लोग तो मुझे ढूंढ लेंगे, ढूंढ के मार देंगे, मेरी मौत पक्की है। क्या मैं अपने मौत का इंतजार करूँ यहाँ पर छुपे छुपे? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं एक रिस्क ले लूं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है को बहुत बड़ा मुंह खोल के एक जोर से दहाड़ मारता है और उनके ऊपर झपट पड़ता है। काई गैंग कहता है, ये डीमन है, एक डीमन स्नेक है, इसे पकड़ो। एक स्नेक डीमन है, इसे डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा छोटा है, लगभग 7 फीट का होगा, इसे डरने की कोई बात नहीं, जाओ उसे झपट पड़ो। तब उसका नौकर कांपते हुए उसे कहता है अपने मन के अंदर, साले अगर ऐसा ही है तो जाके तू क्यों नहीं पकड़ लेता बे? हमको काहे मारने के लिए भेज रहा है? अगर मैं अपनी एनर्जी की एक ही अटैक में उसको मार दूंगा, मुझे जरूर सांप पकड़ने वाले एशियन सीट्स में जगह मिल जाएगी
और मुझे इनाम के तौर पे बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेगी। उसे थोड़ा सा उलझाए रखना, क्योंकि सांप पकड़ने वाला ऊर्जा की शक्ति इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये यंग मास्टर, हम लोग आपकी बात समझ गए और तुम लोग भी सुन लो, अगर तुम में से कोई भी इसे मार देगा तो मैं उसे बहुत बहुत बड़ा इनाम दूंगा। क्योंकि बात सुन के उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब यहाँ पर फेई सोचता है, इनमें से जो यंग मास्टर क्यों होगा वही सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। पहले कि यंग मास्टर अपनी ऊर्जा शक्ति को एकत्रित करके मुझे मार डाले, मुझे इन सबको मार डालना चाहिए, तभी मैं यहाँ से बच सकता हूँ। अभी हम देख पाते हैं कि वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और एक बहुत एग्रेसिव रूप में आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब उनके ऊपर हमला करने जाता है तब वो अचानक से देखता है योग मास्टर क्यों है, वो तो बहुत बड़ा एक लूजर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था और वो डर के मारे कांप भी रहा था और उसकी शक्ति भी काम नहीं कर रही थी। पलक झपकते ही उसे मार दूंगा। बंदे को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि इस प्रकार का मॉन्स्टर है, जबकि जो उनका योंग मास्टर होता है वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, जस्ट वेट करो, सांप पकड़ने वाला संप्रदाय आएगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं अपने मास्टर के पास जाके तुम्हें एक पिल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जबकि फे ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, ये मुझे पकड़ने के बजाय अपनी एनर्जी को छोड़ के यहाँ से भाग रहा है, कितना ज्यादा भगौड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे? मैं तुम्हारे दिमाग को चकनाचूर कर दूंगा। पूरी जोश में आके योंग मास्टर के सर के ऊपर इतने जोर से अपनी पूंछ से मारता है कि उसका सर ही चपटा हो जाता है। जबकि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसने सबकी ढेर लगा दी होती है और वो जोरदार सांस फेंकते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि ये भाग रहा था, जबकि अपनी एनर्जी कन्वर्ट करके मुझे मार भी सकता था। मैंने आज फिर से एक बहुत बड़ा खतरनाक खतरे से अपने आप को डॉज कर लिया है। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ। वो माउंटेन गॉड की ओर देखते हुए कहता है, तो क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने माउंटेन गॉड का जितना सारा चढ़ा हुआ था वो खा लिया था और खाने में उनकी मदद की थी, इसलिए माउंटेन गॉड ने आज मुझे फिर से बचा लिया। फिर वो पसीने के मारे लथपथ हो जाता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता कि माउंटेन गॉड मेरे ऊपर गुस्सा है। जबकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन सारी लाशों को इकट्ठा करके वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे माउंटेन गॉड के लिए कुछ अलग सा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ताकि माउंटेन गॉड मेरे ऊपर गुस्सा ना हो। और फिर से अगरबत्ती लेके माउंटेन गॉड के सामने प्रे करने लगता है और कहता है, प्लीज माउंटेन गॉड मेरे ऊपर ब्लेम बिल्कुल मत करना, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इन सब लोगों को दे रहा हूँ, आप इन सबको रख लो। थोड़ी देर पूजा करने के बाद वो कहता है, इतने सारे लोगों को चढ़ावा मैंने माउंटेन गॉड को दिया है, अब तो माउंटेन गॉड मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, है ना? तब वो एक बार फिर से माउंटेन गॉड के सामने देखने लगता है और कहता है, माउंटेन गॉड को देख के ऐसा लग रहा है कि माउंटेन गॉड मुझसे कहना चाहते हैं अपनी कल्टीवेशन में तेजी लाओ, वरना सारी जिंदगी मुझे ऐसे छुप के रहना पड़ेगा। हम देख पाते हैं कि माउंटेन गॉड यहाँ पर अफेयर हो चुके थे और उनकी मूर्ति में से आवाज आ रही थी और उनकी मूर्ति से तेजी भी आ रही थी। माउंटेन गॉड यहाँ पर यही से कहते हैं, याद रखना जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला होगा तब तुम्हें सबसे पहले बहुत ज्यादा दुख होगा, कष्ट होगा, तुम्हारी बॉडी वीक हो जाएगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इतना कष्ट झेलने के बाद जब तुम्हें लग जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तुम्हें भगवान जी बहुत सारे पावर देंगे, फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े अच्छे सांप बनोगे। माउंटेन गॉड के मुंह से ये सब सुनने के बाद ही थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उनको थैंक यू भी कहता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए माउंटेन गॉड को कहता है, माउंटेन गॉड आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा कल्टीवेशन करने के लिए। इस क्यूट स्नेक ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो कल्टीवेशन करेगा और यहाँ पर फिर से वापस आएगा। जबकि हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। मैं यहाँ पर लगातार एक हफ्ते से कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन अभी भी वो सेकंड लेवल तक ही पहुँचा है। इतना मेहनत करने के बाद भी अभी तक उसका लेवल आगे नहीं बढ़ा था, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और वो कहता है, पिछले एक हफ्ते से मेहनत कर रहा हूँ और मैं जितने सारे वर्ड या फिर बहुत सारे मेल्स को खा रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या वो लोग मेरी भूख मिटा रहे हैं, बल्कि उनसे मेरी ऊर्जा भी कंप्लीट नहीं हो रही है। बस मुझे और एक जंगली सुअर मिल जाता तब तो मेरे मजे ही मजे हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कोई टोकरी लगाकर शिकार करने के लिए रेडी था बिल्कुल, और हमें देखने को मिलता है कि और कोई नहीं होता, ये हमारा स्नेक ही होता है। काफी देर से शिकार करने के लिए वहाँ पर बैठा था। बेचारे की तो आँख में बहुत ज्यादा नींद भी मंडरा रही थी, लेकिन बेचारे का हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। वो कहता है, कितना ज्यादा आसान होता है जब सारी चीजें अपने हाथों में आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि जो शिकार होते हैं वो अपने हाथ अपने आप आ जाती है, लेकिन काश ये बात सुअर पर भी लागू होता। लेकिन आज तो पूरा दिन चला गया लेकिन एक भी शिकार मेरे हाथ में नहीं आया। उस बेचारे को इतने जोर से भूख लगी थी कि उसका स्टमक भी बहुत ज्यादा चपटा हो गया था। गुड़ गुड़ की आवाज आ रही थी। बेचारे की भूख के मारे तो हालत बिल्कुल खराब हो रखी थी, क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। ऐसे अभी बेचारा तरबूज के खेत में था, इसलिए वो कहता है कि अभी तो मेरा पेट भरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, तो मैं क्या कल्टीवेशन करूंगा। वैसे सुअर तो तरबूज खाते हैं और मैं सुअर का खाता हूँ, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली तरबूज को खा जाऊँ। उसी रास्ते से कोई यहाँ पर चल के जा रहा था और वो लोग कहते हैं, पापा इस बार तो नदी बहुत ज्यादा तेज बढ़ चुकी है और बहुत बड़ा हो गया है, लगता है इस बार मछली बहुत ज्यादा पकड़ेंगे हम। फिर उसे देखता है और उसे पहचान जाता है और कहता है, वही लड़का है जो कि मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ ये मस्कुलर मैन कौन है? अच्छा, तो ये जो वाटरमेलन का खेत है ये इन लोगों का है। अभी हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का काम करते करते अचानक से उसकी नजर फे के ऊपर पड़ जाती है और वो अपने पापा से कहता है, हमारे खेत के अंदर कुछ तो है। अब वही से देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है, मैं इससे इतना ज्यादा दूर हूँ फिर भी उसने मुझे नोटिस कर लिया। तो बच्चा अपने साथ एक बहुत बड़ा टोकरी लेके उधर जाने लगता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम
कहाँ जा रहे हो? आचो तुम जा कहाँ रहे हो? और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम होता है आचो। यही देखता है कि वो तो मेरी ओर ही आ रहा है, तो जाके फटाफट से पेड़ के ऊपर छुप जाता है। जो अपने साथ एक टोकरी भर के मच्छी लेके आता है और कहता है कि ये लो और इसे खा लो आराम से। देख के वहाँ से भाग जाता है। ये देख के यहाँ पर ये भी हैरान होता है और उसे कहता है ये बच्चा यहाँ पर मछली दे के भाग गया, ये करना क्या चाहता है यहाँ पर? ये आचो वहाँ से भागते हुए उसे कहता है काले साहब ये टोकरी तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए फेवर के तौर पर मैंने ये तुम्हें दिया है, तुम इसे पूरा फिनिश कर लो, ये तुम्हारे लिए था। अब फिश को देखकर पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर जाता है और उसके मुंह में लार टपकने लगता है और वो कहता है उस बच्चे ने इतना सारा फिश मुझे दे दिया, वो भी खाने के लिए। लेकिन एक मिनट, मुझे अब ये मत कहना कि एक ट्रैप है और वो उस फिश के अंदर पॉइजन डाल के मुझे मारना चाहता हो। ना 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 ना, मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन देखो तो इन प्यारी मछलियों को, ये तो कितना ज्यादा फ्रेश लग रही है। मैं बस इसे देख सकता हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, ना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन एक टेस्ट करने से कुछ नहीं जाता, तो मैं इसे एक बार टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि लगता कैसा है। खाने के बाद वो कहता है अरे इसको तो टेस्ट ही खराब है, मुझे दूसरा टेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये वाला टेस्ट बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं आया इसका, मुझे और खाना चाहिए। जैसे करते करते वो बहुत सारा खा लेता है। यहाँ पर आचो वो देख के आने लगता है। वो दूर से ही देख रहा था कि उस स्नेक उस फिश को खा रहा था, उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो कहता है लगता है काले साहब को फिश काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो मजे से खा रहा है। वो उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि हे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सही सही जवाब देना। अब वो आचो उसकी ओर देखता है। वो आदमी काफी ज्यादा लंबा था। वो आदमी आचो से पूछता है क्या तुमने कहीं पर काले सांप को देखा है? एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं वो आदमी आचो से पूछता है क्या तुमने कहीं पर काले सांप को देखा है? तब आचो हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। वो आदमी काफी ज्यादा लंबा था। आचो तो अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये तो काले सांप को पकड़ने आए हैं, ये लगता है कि ये सांप पकड़ने वाले संप्रदाय से है। अब ये लोग 2 लोग थे और उनमें से एक बंदा उससे पूछता है क्या तुम म्यूट हो, क्या तुम बोल नहीं सकते, क्या तुमने कहीं पर देखा है काले सांप को? आचो उनसे कहता है कि उसने कभी भी काले सांप को नहीं देखा है। तब आचो की बात सुनते हैं उसके साथ ही में जो बंदा था वो कहता है सीनियर ब्रदर डिंग, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को कुछ भी पता हुआ काले सांप के बारे में। हमें लगता है कि हम इससे पूछ के अपना पॉइंट और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तभी उनको पहाड़ी के ऊपर से बहुत सारी कौवों को चिल्लाने की आवाज आती है। अब ये लोग चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहे, चलो जाके देखते हैं। वो दूसरा बंदा कहता है कि सीनियर ब्रदर डिंग, मुझे लगता है कि काला सांप वहीं पर होगा, हमें जल्दी से जाकर वहाँ पर देखना चाहिए। जबकि इनको देख के और इनकी बातें सुन के आचो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मनी मन ब्लैक स्नेक को कहता है कि तुम वहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तो पहला आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि काले सांप ने फिर से नदी में किसी को खा लिया है, जल्दी से हमें वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा। दूसरा बंदा उसे कहता है सीनियर ब्रदर डिंग, लगता है कि सांप अभी नदी में ही होगा, चलो हमें जल्दी जाकर वहाँ पर देखना चाहिए ताकि वो भागे ना। उसके बाद वो दोनों नदी की ओर दौड़ लगाते हैं। लेकिन अब वाचो बहुत ज्यादा घबरा गया था और अपने मन के अंदर सोचते हुए कहता है काले सांप ने तो अभी बहुत ही मस्ती से मच्छी खाई है, लेकिन वो नदी के अंदर जाकर इंसानों को कैसे खा सकता है? जबकि हम दूसरी तरफ हेरी को देखते हैं जो कि इन लोगों से बच के भाग रहा था और वो कहता है उन बेवकूफ चिड़ियों की वजह से मेरा कुछ अंडा टूट गया और उन लोगों ने मेरे सर के ऊपर बहुत ज्यादा मारा, मैंने उनका अंडा तोड़ा, उन लोगों ने मेरे सर के ऊपर 2 अंडा डाल दिया। इन सब की वजह से मैं ऑलमोस्ट पकड़ा गया था उन सांप पकड़ने वाले लोगों से। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच के भागा हूँ, लेकिन उस वजह से मुझे कुछ इंसानों को खाना पड़ा। लेकिन उस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि उसने मुझे कभी नहीं देखा? वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो नदी के किनारे किनारे भाग रहा था और वो रोते हुए कहता है इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उन्हें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे सांप पकड़ने वाले संप्रदाय के लोगों की नजरों में नहीं आना है, क्योंकि उनकी नजर मेरे ऊपर है। अगर मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर दोबारा कभी मुड़कर नहीं आना होगा, तभी जाकर मैं यहाँ से बच सकता हूँ। तब वो भागते भागते नदी के पास पहुँच जाता है और वो कहता है मैं इस नदी को पार करके पहाड़ के दूसरी तरफ चला जाऊंगा ताकि 2-3 महीने तक मैं किसी की नजरों में ना आऊं। जिसके बाद वो नदी में चला जाता है, नदी को क्रॉस करने लगता है और फिर कहता है अभी तो पानी ठीक ठाक है, अभी भी 2-3 महीने के बाद सर्दी आने वाली है और देखो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और इस टाइम के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन जैसे वो नदी क्रॉस करते करते नदी के बीच में पहुंचता है, उसे देखने को मिलता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मछली ने हमला कर दिया है। अब फेई से बच के भाग रहा था, वो पानी के नीचे चला जाता है और सोच रहा था क्या ये मॉन्स्टर एक ईल है जो कि बाहर की तरफ से आई है, लेकिन ये देखने में काफी हद तक सांपों जैसी लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी मछली ने इंसानों को खाया हो और इसका दोष मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ? वैसे इस ईल को देख के ऐसा लग रहा है कि इसने सांप पकड़ने वालों से काफी हाथापाई किया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही है। लेकिन बात यह है कि इसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया जबकि मैं बस नदी क्रॉस कर रहा था? लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये मछली ऐसा सोच रही है कि मुझे खाकर भाग जाएगी और इसके पास जितनी भी इंजरी हुई है वो खाने के बाद
वो मुझे खाने के बाद अपने आप को हील कर लेगी। तब ये सोच के वो थोड़ा सा जोश में आ जाता है और फिर वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी इसका यूज कर सकता हूँ विंटर में, तब ये फिश मेरे बहुत काम आएगी। जिसके बाद वो सबसे पहले उस नदी से भागने लगता है और कहता है, चाहे जो भी हो, ये सांप पकड़ने वालों से बच गया। इसका मतलब ये है कि ये मछली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इसे पकड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले मुझे अपने आप को सेव करना चाहिए, तब जाके मैं इसको पकड़ूंगा तो बात अलग है। अब ये सब सोच के उस नदी से निकलने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो फिश अपने मुंह खोल के उसको खाने ही वाली थी। अब ये देख जाता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, अरे टाइम प्लीज, मैंने तो सोचा था कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये तो मुझे खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। अरे वो लंबी मछली वाली मौसी, तू मुझे खाने के लिए इतना ज्यादा पैशनेट क्यों हो? लगता है कि मेरी अब आखिरी टाइम आ चुका है। लेकिन क्या हो कि मैं उसके पेट में जोरदार हमला करूं और उसका पेट फाड़ दूं, तो मैं क्या यहाँ से बच के भाग सकता हूँ? अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के उस बेल के ऊपर हमला कर देता है। जब ये उसके ऊपर हमला करता है तो उसका थोड़ा सा मीट इसके मुंह में आ जाता है। तब ये कहता है, इस ईल का जो मीट है वो 15 से 50% जो है वो चिपचिपा है और बाकी का जो है बहुत अजीब इसका स्वाद है। लेकिन जब वो सामने देखता है तब वहाँ पर आग लगी होती है। वो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसका मीट चिपचिपा है, हाँ या नहीं? लेकिन उससे पहले एक मिनट रुको, इस सामने आग कैसे लग गई? लेकिन मैं तो अभी भी नदी में हूँ, ये कैसे हो सकता है कि नदी के अंदर आग लग सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस मछली की वजह से मुझे इल्यूजन पैदा हो रहा है? फिश जानबूझ के मेरे ऊपर इल्यूजन का अटैक कर रही है ताकि मुझे भ्रम हो जाए। लेकिन हम देख पाते कि वो ईल उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी थी और अपनी मुंह खोल के बस उसको खाने ही वाली थी। अब उसके चारों तरफ आग लगी होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पर 50% गर्मी लग रही है और 15% मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करूँ क्या, मैं यहाँ पर क्या करूँ और कैसे भागूं। तभी उसे चेंगन्यू की बात याद आती है और वो कहता है, मुझे याद है कि चेंगनू एक कल्टीवेशन कर रहा था। उसने इस कल्टीवेशन का मेंशन किया था। उसने कहा था कि जब भी तुम किसी इल्यूजन में फंस जाओ तब तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि तुम्हें चुपचाप शांति से उस चीज को देखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सारी फोकस को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा। हेवन और अर्थ का जो चेस बोर्ड है उस मेथड का तुम्हें इस्तेमाल करके कल्टीवेट करना पड़ेगा, तब जाकर तुम इस इल्यूजन से बच सकते हो। तब वही वहाँ पर यही सब करने लगता है और कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद उसको मेथड मिल जाता है, जिसके बाद वो उस ईल के ऊपर हमला कर देता है अपना ब्रेक थॉट इल्यूजन के साथ और इससे काम बन जाता है, जिसे देख कर काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब इसकी आंखें खोलती है तब वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तब तक वो मछली के पेट में जाने वाला था। वह देख के बेचारा रोने लगता है और अपनी पूंछ से अपने आप को कवर करने लगता है। वैसे देखा जाए तो अपनी पूंछ से अपने आप को कवर कर रहा था, लेकिन उसकी पूंछ जो होती है वो सिल्वर पूंछ होती है, जैसे कि हमें पता था पहले एपिसोड में। इस वजह से थोड़ी सी टच होने के बावजूद भी उस मछली का चित्रे उड़ जाते हैं और वो कट के 2-3 टुकड़े हो जाती है। तब ये देख के खुद हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया। तब उसकी नजर अपनी पूंछ पे जाती है। तब वो हैरानी से अपनी पूंछ की ओर देखते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मैं कब से इस ईल के साथ लड़ रहा था, मैं लड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी पूंछ के टच होने के बाद इस ईल के तो 2-3 टुकड़े हो गए। इसका मतलब है कि मेरी जो पूंछ है बहुत ज्यादा ताकतवर है और पावरफुल। तब वो इस ईल के टुकड़े हुए शरीर को देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरा गोल्डन ड्रिल इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरे थोड़ी सा छूने के बावजूद भी इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। अगर अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो समझ जाओ, अगर मैं कल्टीवेशन करूंगा और इसको पावरफुल बनाऊंगा तो और भी ज्यादा ही पावरफुल बन जाएगा और भविष्य में मैं तो बहुत ज्यादा अमर बन जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। इस बार मैं शायद से लकी था, इसलिए मैं बच गया। ये ईल पहले से बहुत ज्यादा घायल थी और जब मेरी सुनहरी टेल इसके ऊपर टकराई तो ये टुकड़े टुकड़े में बदल गई। लेकिन अभी के लिए बेटर होगा कि मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाऊँ और माउंटेन के ऊपर जाकर छुप जाऊँ। ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नदी से बाहर आ चुका था और उस ईल को भी अपने साथ बांध के लेके आया था, क्योंकि वो उसके लिए पूरे महीने का राशन था। तब बाहर आने के बाद वो कहता है, इतना मीट तो मेरे लिए कल्टीवेशन करने के लिए आसान होगी और पूरे महीने के लिए काफी होगा। और इस ईल का जो डीमन कोर था वो मेरे लिए थर्ड स्पिरिचुअल स्टेज को खोलने में भी काम आएगा। तब उसे उस ईल के पेट में से एक प्लेट मिलता है, जो कि उस स्नेक केचर के पास भी हमने देखा था। तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो सांप पकड़ने वालों का था, तो क्या इस ईल ने सांप पकड़ने वालों को खा लिया है? तब इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस ईल के सामने जाके उसे ग्रीट करने लगता है और कहता है, बड़े भाई, ऑल्दो तुमने जाने अनजाने इस छोटे भाई को हेल्प किया उन सांप पकड़ने वालों को खाकर, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे हेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये नेचर के प्रकृति का नियम है। लेकिन बड़े भाई, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे प्रयास को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं पूरी तरीके से निश्चित करूंगा कि मैं तुम्हारा बदला ले सकूं, यहाँ तक कि तुम्हारा डीमन कोर भी मेरे साथ होगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब वो इस ईल का डीमन कोर को खाने जाता है, वो डीमन कोर काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से इसके मुंह में ही अटक के रह जाता है और इसे खा नहीं पाता। लेकिन तब वो क्या करता है कि पूंछ के अंदर अपनी सारी ईल मछली को बांध लेता है और डीमन कोर को अपने मुंह में लेके वहाँ से भागने लगता है और कहता है, अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो सांप पकड़ने वाला जल्दी
जल्दी आते होंगे और मुझे पकड़ लेंगे। और वैसे भी इस डीमन कोर को रिफाइन करने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए मुझे सबसे पहले माउंटेन में जाके इसको लेना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि काले सांप के तलाश में आए थे। वो बंदा ईल मछली की पड़ी हुई बॉडी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे समझ में आ रहा है। नदी के अंदर जो तेजी से दौड़ रहा था और इंसानों को खा रहा था वो काला सांप नहीं था बल्कि ये ईल था। लेकिन अभी इस ईल को जिसने मारा था वो काला सांप था, एक चालाक काला सांप। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? अब उसका दूसरा बंदा कहता है कि पहाड़ी के दूसरी ओर एक भालू रहता है जो कि तीसरे स्टेज पर है, उसे हम किसी भी कीमत पर कम आंकड़े में नहीं आंक सकते क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकता है। तब दूसरा बंदा कहता है कि पहाड़ बहुत ऊंची जगह पर है और जंगल बहुत ज्यादा गहरा है, ऐसा हो सकता है कि हम काले सांप को ढूंढते रह जाए महीने तक लेकिन वो हमें ना मिले। लेकिन वहाँ पर जो तीसरे स्टेज का जो भालू है उसके साथ हमारी मुठभेड़ हो सकती है। तब दूसरा बंदा कहता है कि सीनियर ब्रदर के आपने सुना था एक बात, ये बात कुछ दिन पहले की है जब सब लोग कह रहे थे कि काले बूढ़े सांप ने डेवर को खा लिया था और उसके साथ उसके ह्यूमन कोर को भी और साथ ही साथ उसके मालिक को भी जिसने बहुत दिनों से उसको पाला था। तब ब्रदर डिंगू से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तब वो दूसरा बंदा कहता है कि बड़े भाई, जब उस काले सांप ने उस औषधि को खाया था तब तक अभी उसका प्रभाव उसके अंदर होना चाहिए। बड़े भाई, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अपने थर्ड स्टेज को कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि आप उसी पर ही अटक गए हो बहुत दिनों से। तब ब्रदर डिंगू से देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन ये हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर हम माउंटेन पे गए तो डर है कि हम लोग वहाँ पर जाके एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो वो बंदा उसे कहता है, लेकिन भाई चिंता मत करो क्योंकि कुछ ही दिनों में पहाड़ बर्फ से ढक जाएगा, सांप भालू उनके साथ और कोई भी जो जानवर रहेगा वो शीत निद्रा में चला जाएगा ठंडी के मौसम में। तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद का सौदा हो सकता है। तब ब्रदर डिंग कहता है कि हाँ ये सही बात है, लेकिन पहला स्नोफॉल कब हो रहा है? उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फेई को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर जाकर बैठ चुका था। वो आराम से वहाँ पर बैठा था, उसने खाना भी अच्छे से खा लिया था और अपने खाने को भी एक जगह पर लटका दिया था ताकि वो महीने भर उसे खा सके। और वो कहता है, ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है और गर्म भी है, मैं यहाँ पर महीने तक आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और मैं आराम से यहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता हूँ और मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा।